गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अगर आपको यूनिट्स दिए गए हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के, वो तो उसको आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे पास तकरीबन जो यूज होते हैं वो होते हैं एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो कोई एक यूनिट आपको दे दिया जाए तो उसको आपको एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट कर पाएं, या सीजीएस सिस्टम में आपको दिया गया हो तो वो उसको आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएं। इसमें हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, लेट अस कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी एक आप लेट कर लीजिए कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b और t रेज़ टू पावर c, where a, b and c are the dimensions of m, l and t respectively। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि n1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं m1, l1 और t1। अब n1 जो है न्यूमेरिकल, जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हमने बात करते हैं कि जब हमने फिजिकल वर्क स्टार्ट किया था मेजरमेंट्स में, तो हमने कहा था कि x कोई भी अगर हमारे पास जो वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n into u, where n is the numerical value and u is a standard unit। एग्जांपल हमने किया था 5 मीटर्स। इसका मतलब हो गया कि ये मीटर जो है तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसकी ये x की वैल्यू कितनी है, इट इज द 5 टाइम्स ऑफ दैट मीटर्स। एक मीटर को 5 टाइम अगर हम करेंगे तो इतनी लंबाई उसकी है। तो ये जो 5 जो थी, इट वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू n। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर m1, l1 और t1 इसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो n1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसके फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो क्या है, m2, l2 और t2। अगर ऐसा है तो अब देखिए, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू तो सेम रहनी है, इसमें n1 u1 हो सकता है और n2 u2 हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये पूरे बराबर इसके बराबर हो जाएगी। ये क्या होगा, m1 into a, l1 into b और t1 raised to power c will be equal to m2 into m2 raised to power a, l2 raised to power b और t2 raised to power c इसके बराबर होगा। अब चूंकि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो सेम ही रही है, वो तो चेंज नहीं हुई है। हाँ, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये चेंज हो गए थे, फंडामेंटल यूनिट्स चेंज हो गए थे, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों के मुताबिक चेंज होगी। तो यहां से हम n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n2 किसके बराबर हो जाएगा, n1 into, अब देखिए यहां m1 डिवाइडेड बाय m2, ये m2 इधर आ जाएगा तो रेज़ टू पावर a तो सेम ही है, ऐसे ही l1 डिवाइडेड बाय l2 रेज़ टू पावर b हो जाएगा, और t1 रेज़ टू पावर t2 रेज़ टू पावर c हो जाएगा। ये आ गया। तो ये इक्वेशन जो है इसको अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसी इक्वेशन को यूज करके हम जो जहान के अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो बड़े आराम से हम कर पाएंगे। ये इक्वेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि n2 is equal to n1 into m1 divided by m2 raised to power a, l1 divided by l2 raised to power b and t1 divided by t2 raised to power c। अब m1, l1, t1 है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और m2, l2 और t2 ये दूसरे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू हैं, और a, b और c जो है तो ये क्या डायमेंशंस हैं, m की, l की और t की। अब इनको यूज करके हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो तकरीबन बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे फोर्स है। अब फोर्स का ऐसा यूनिट में इसका यूनिट जो है तो वो है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है डाइन। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कन्वर्ट, ये क्वेश्चन अगर आप आ गए आपके पास कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस है। अच्छा, अब देखिए आपको n1 हमारे पास एक आ गया कि 1 न्यूटन को आपने चेंज करना है,
और इसको बदलना है किसमें, डाइन में बदलेंगे। डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम है, फोर्स का यूनिट होता है। तो आपने तो इसके लिए पहले लिखिए यहां पर, we know that Newton is a unit of force in SI system। न्यूटन किसमें है, ये फोर्स का यूनिट है इन SI system of units, and dyne is the unit of force in CGS system। CGS system में ये इसका यूनिट है। और डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। हाँ, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फोर्स इज m/a होती है, तो ये आ जाएगा m1 L⁻1 और T⁻², m/a, m1 L1 और T-2। अब यहां पर therefore a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ये लिख लीजिए। a की वैल्यू कितना होगा, m⁻a था हमारा, तो a⁻1 है, तो l⁻b था, तो जो b की रेज़ 1 है, और T⁻2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब इस इक्वेशन को यूज करके आपको, अब हमको क्या करना है कि जो फोर्स है इसको, इसके यूनिट को हमको कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम से किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो जो एसआई सिस्टम में जो m किसके बराबर होता है, जो यहां लिखो एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, और इधर लिख लीजिए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें m1 होगा, L1 होगा, T1 होगा और N1 होगा। अब m1 जो एसआई सिस्टम है उसमें जो मास किसमें होता है, ये 1 किलोग्राम, L1 किसमें होता है 1 मीटर, और T1 किसमें होता है 1 सेकंड, N1 आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन, J1 आ गया। ऐसे सीजीएस सिस्टम में m2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू और N2 की वैल्यू ऐसे। अब m2 देखिए, सीजीएस सिस्टम में जो मास जो होता है वो किसमें होता है, 1 ग्राम में होता है। L2 इसमें लेंथ में किसमें होती है, 1 सेंटीमीटर में होती है, और T2 इसमें टाइम होता है 1 सेकंड में होता है, और N2 आपको निकालना है। ऐसे आपने इसको लिख लेना है आपने आसानी के लिए। बस अब आपके पास ये वैल्यू सिर्फ n2 की नहीं है, बाकी सभी वैल्यू आपके पास हैं, a b c की भी है, m1 l1 t1 n1 m2 l2 t2, बाकी सभी वैल्यू सिर्फ n2 की नहीं है। आराम से निकाल सकते हैं वो इक्वेशन, कौन सी, n2 = करके। तो उस इक्वेशन को करके अभी हमें 1 मिनट में निकालते हैं। आपको सिर्फ ये वैल्यू दिमाग में रहनी चाहिए। आप लिखना, we know that m2 = n1 into m1 divided by m2 raised to power a into l1 by l2 raised to power b into t1 by t2 raised to power c is equal to m1 कितना था हमारे पास 1 into m1 क्या है आपका 1 किलोग्राम है, और डिवाइडेड बाय m2 1 ग्राम आ गया, रेज़ टू पावर a की वैल्यू 1, फिर आ गया L1 आपका 1 मीटर, और डिवाइडेड बाय L2 है 1 सेंटीमीटर, रेज़ टू पावर b की वैल्यू भी 1 है, फिर इनटू T1 1 सेकंड है, और T2 भी 1 सेकंड है, रेज़ टू पावर c की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू, आप देखिए ये आ गया 1 into 1 किलोग्राम है, यहां ग्राम है, हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसके भी ग्राम बना लीजिए। तो ये आ गया 10⁻³ ग्राम आ गया, और डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इनटू, अब यहां सेंटीमीटर है, इसके भी सेंटीमीटर बनाओ तो 10⁻² सेंटीमीटर होगा जी, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1, और ये आ गया 1/1, तो 1 रेज़ टू पावर -2 भी 1 हो गया, इनटू 1 कर दो जी। अब देखिए किसके बराबर आएगा ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको हम रहने देते हैं, 10⁻³ बचेगा, यहां पर सिर्फ ग्राम ग्राम कट गया, इनटू यहां 10⁻² बचेगा, इनटू 1 हो गया सेम, ये आ गया 10⁵। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको दिया गया था 1 न्यूटन, विच इज इक्वल टू, देयरफॉर
1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स, एंड दिस इज योर आंसर कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स के बराबर होगा। इसी का रिवर्स भी आपको पूछा जा सकता है कि आप क्या कीजिए, 1 डाइन को आप न्यूटन में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो उसमें सिर्फ और कोई मुश्किल नहीं आनी है, सिर्फ M2 जो हमें दी है, M2 T2 जो वैल्यू थी वो इधर आ जाएंगी M1 में, और M1 वाली इसमें आ जाएंगी, क्योंकि आपको CGS से SI में कन्वर्ट करना है। तब उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने कहीं किसी बुक में देखा था कि वहां लिखा हुआ था कि कन्वर्ट 10 डाइन्स टू न्यूटन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। लेट अस टेक अप दैट एग्जांपल। उसी को हम कर लेते हैं कि हमको 10 डाइन को कन्वर्ट करना है। ये मैं क्वेश्चन रहने देता हूं ऊपर। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 10 डाइन्स into Newton using dimensional analysis। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो आप सबसे जो पहले लिखेंगे, डाइन्स इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS system of units and न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू M into A होता है। इस बात का ध्यान रखना, M into A आ गया LT - 2, M1 L1 T - 2। तो इससे यहां पर A क्या आ गया, B क्या आ गया, C क्या आ गया। इसको आपने लिख लेना हर बार। ऐसे तो आपको ध्यान ना होगा कि ये रेशो ये होता है, लेकिन फिर भी लिखना जरूर। A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to -2। उसके बाद लिखना, now we want to convert the unit of force from CGS to SI units। from CGS to SI units वो इसलिए क्योंकि ये CGS में होता है, ये SI में है। तो आप लिखेंगे यहाँ CGS सिस्टम और यहां लिखेंगे SI सिस्टम। अब CGS सिस्टम में आएगा M1 L1 T1 और N1। इनकी वैल्यू लिखिए। M1 मास जो होता है CGS में किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। L1 लंबाई 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ये 1 सेकंड के बराबर होता है। N1 आपको दिया हुआ है 10 टाइम्स, तो यहां क्या लिखेंगे 10। फिर इसमें SI सिस्टम है M2 L2 T2 और M2। अब M2 देखिए मास SI सिस्टम में 1 किलोग्राम होता है, L होता है 1 मीटर, T2 होता है 1 सेकंड और M2 आपको निकालना है। अब देखिए बाकी सभी वैल्यू दी है, सिर्फ N2 की वैल्यू नहीं दी है, वही आपको निकालनी है, एक की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, वी नो दैट N2 is equal to this much and therefore N2 is equal to, N2 इसके बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट कर देता हूं, तो N1 आ जाएगा 10 इंटू M1 डिवाइडेड M1 आ गया 1 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 आ गया 1 किलोग्राम और रेज टू पावर A की पावर क्या है 1। ऐसे ही L1 जहां आ गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर और जो रेज टू पावर 1 इसकी जो B की वैल्यू। ऐसे ही T1 आ गया 1 सेकंड, T2 भी 1 सेकंड आ गया और रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 10 इंटू, अब हम क्या करेंगे 1 ग्राम है, इसके भी ग्राम बना लो जी, तो ये आ जाएगा ये 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। उसका रेज टू पावर 1 हम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही ये 1 सेंटीमीटर है तो ये आ गया 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर और ये तो 1 डिवाइडेड बाय 1 और रेज टू पावर -2 ये सेम हो गया, इससे हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये ग्राम और ग्राम तो जाएगा कट, हाँ उसमें नहीं आ रहा है, मैं ऊपर लिख लेता हूं। तो N2 किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये ग्रामों ग्राम काट दिया तो 10 रेज़ टू पावर 3 जो बटे के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा।
इंटू ऐसे ही 10 रेज पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 रेज पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 5। ऐसे ही लिख सकते हैं आप, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 4 एंड देयरफॉर आपको दिए गए थे 10 डाइम्स और 10 डाइम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रेज पावर माइनस 4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आप कोई भी आपको यूनिट दे दिया जाए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उसको आप दूसरे यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं, एक जूल्स और अर्ग का क्वेश्चन तकरीबन आता है। अब आपको पूछ सकते हैं कि जैसे एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट एसआई सिस्टम में जूल है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग्स होते हैं, ERGS अर्ग्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ वर्क इन जूल इज द यूनिट ऑफ, एनर्जी का भी यही होता है और इसका वर्क का भी यही होता है, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम। और ऐसे ही ERGS अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज का डायमेंशनल फार्मूला आपको वर्क का आना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a। इसलिए जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m इनटू l रेज़ पावर 2 t रेज़ पावर माइनस 2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l2 t माइनस 2, m रेज़ पावर 1 l रेज़ पावर 2 t रेज़ पावर माइनस 2। अगर ऐसा है तो यहाँ a किसके बराबर होगा, b किसके बराबर होगा, c किसके बराबर होगा, तीनों लिखिए पहले। m इज इक्वल टू 1 है और इसमें a इज इक्वल टू 1 है और जो b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखते हैं नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वर्क फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में लिखिए MLT और यहां सीजीएस में लिखिए M1 L1 T1 और N1। इधर आ जाएगा M2 L2 T2 एंड N2। इनकी सभी की वैल्यू लिख रही है आपको। एक दो बार जब लिखेंगे तो आपको दिमाग में बिल्कुल आसानी से बैठ जाएंगी, फिर बड़े आराम से आप लिख पाएंगे। लेकिन लिखिएगा जरूर, इसको खूब सारा निकालिएगा क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल खूब सारे आप अपनी कॉपी में निकालें। अब जो एसआई सिस्टम में हम जानते हैं ये तो होता है 1 किलोग्राम, ये होता है 1 मीटर, ये 1 सेकंड होता है। और आपको 1 जूल कहा है कन्वर्ट करने के लिए, जूल आपको कन्वर्ट जो करना है, यू हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग। अगर 1 जूल है तो n1 विल बी इक्वल टू 1 और m2 यहाँ आप जानते हैं 1 ग्राम के बराबर होता है, l2 1 सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेकंड होता है और m2 आपको निकालना है। तो आप जानते हैं m2 इज इक्वल टू n1 इनटू m1 डिवाइडेड बाय m2 रेज़ टू पावर a इनटू l1 बाय l2 रेज़ टू पावर b इनटू t1 बाय t2 रेज़ टू पावर c। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर इतना टाइम आपके पास नहीं होगा सोचने के लिए। तो इज इक्वल टू, अब m1 किसके बराबर है, आपका 1 है, इनटू m1 किसके बराबर है 1 किलोग्राम और डिवाइडेड बाय 1 ग्राम एंड रेज़ टू पावर a की बात a की वैल्यू 1 है। l1 आपके पास कितना है 1 मीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर यहाँ नीचे और रेज़ टू पावर b की रेज़ टू पावर 2 है और t1 1 सेकंड है और जो डिवाइडेड बाय a भी 1 सेकंड है, रेज़ टू पावर c क्या है -2 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो छोड़ सकते हैं और 1 किलोग्राम के 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और रेज़ टू पावर 1। ऐसे ही 1 जो मीटर के आ जाएंगे 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 2 एंड इनटू ये 1 by 1 और जो रेज़ टू पावर -2 all that will be equal to 1 and so we can leave this term, हम इसको छोड़ सकते हैं। तो m2 किसके बराबर आ जाएगा, m2 will be equal to
यहां बचेगा 10 रेज़ टू पावर 3, ग्राम ग्राम कट जाएंगे, रेज़ टू पावर 1 है तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर 3 इनटू यहां आ गया 10 रेज़ टू पावर 2, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2 and again raised to power 2 and multiplied by 1. Okay, and 2 is equal to 10 raised to power 3 multiplied by 10 raised to power 2 to the 4 is equal to 10 raised to power 7. And so my dear students, the value of m2 will be equal to 10 raised to power 7. What does it mean? It means that 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs, and this is the answer of the question that was given to you. अब इसी तरीके से आप अर्ज के जोल भी बना सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ m1 और m2 की वैल्यूज अदल बदल जाएंगी, बाकी कुछ बदलेगा नहीं। आपको एक क्वेश्चन कई बार आता है कि द वैल्यू ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कन्वर्ट कीजिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। सपोज कर लो SI से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन आता था, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 6.66 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना था CGS सिस्टम में, क्योंकि ये SI सिस्टम है, क्योंकि किलोग्राम और मीटर में है और न्यूटन में है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना था फ्रॉम द SI सिस्टम टू द CGS सिस्टम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। पहले डायमेंशनल फार्मूला इसका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का की, तो ये किसके बराबर होता है, m रेज़ टू पावर -1 L रेज़ टू पावर 3 एंड T रेज़ टू पावर -2। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, तो आपने लिखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर -1 L रेज़ टू पावर 3 T रेज़ टू पावर -2। तो अब यहां पर a b और c कितना है, एंड therefore a b और c लिखिए। पहले a किसके बराबर आ गया -1, b आ गया 3 के बराबर और c आ गया -2 के बराबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ g फ्रॉम SI टू CGS सिस्टम, एंड सो SI सिस्टम यहां लिखिए और यहां CGS सिस्टम लिखना है। तो SI सिस्टम में m1 L1 T1 और N1 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा m2 L2 T2 और N2 आ जाएगा। अच्छा, m1 इसमें SI सिस्टम है, ये 1 किलोग्राम, ये 1 मीटर, ये 1 सेकंड, और n1 आपको दिया है कितना 6.66 into 10 raised to power -11, और इसमें m2 ये आ गया 1 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेकंड, और m2 आपको निकालना है। तो m2 आप जानते हैं किसके बराबर होता है, m2 is equal to m1 into m1 divided by m2 raised to power a into l1 divided by l2 raised to power b into t1 divided by t2 raised to power c। तो is equal to m1 आपको दिया है कितना 6.66 into 10 raised to power -11 into m1 आपका 1 किलोग्राम और डिवाइडेड बाय 1 ग्राम and raised to power a कितना है, a is equal to -1। ऐसे ही L1 कितना है, L1 1 मीटर और डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर एंड रेज़ टू पावर b इट इज इक्वल टू 3 एंड 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड एंड रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 6.66 into 10 raised to power -11 into अब 1 किलोग्राम के बनाओ ग्राम जी, 10 raised to power 3 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज़ टू पावर -1। उसके बाद ये आएगा 10 raised to power 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3 इनटू ये तो 1 आ जाएगा, इसको यहीं से छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 6.66 into 10 raised to power -11 इनटू ये ग्राम और ग्राम कट जाएंगे, 10 raised to power 3 और raised to power -1, तो ये कितना हो जाएगा इनटू 10 raised to power -3। तो इनटू 10 raised to power यहां कितना आएगा 10 raised to power 2 into 3
तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, n2 will be equal to, ये आ जाएगा 6.66 into 10 raised to the power, n2 will be equal to 6.66 into 10 raised to the power minus 11 into 10 raised to the power, ये -3 ये +6, चलो अभी ऐसे लिखो 10 raised to the power -3 into 10 raised to the power 6 is equal to 6.66 into 10 raised to the power, माइनस वाले एक साथ कर लो, प्लस वाले एक साथ, और उसमें से माइनस कर लेंगे। 11 और 3 आ गया 14, -14 into 10 raised to the power 6, तो जाएगा 6.66 into 10 raised to the power कितना आ जाएगा -8। तो n2 is equal to 6.66 into 10 raised to the power -8। इसका मतलब क्या हो गया कि 6.66 न्यूटन, 6.66 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू 6.66 into 10 raised to the power -8 डाइम्स, और मीटर की यहां क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इसका रिवर्स आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसका रिवर्स आप निकालना कि 6.66 into 10 raised to the power -8 डाइम्स सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, इसका ही आपको रिवर्स निकालना है। सो अब लास्ट जो आपका सब टॉपिक है छोटा सा, वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हमने जो काफी जो डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस भी इसके कुछ हैं। अभी तक तो हम इसके फायदे कर रहे थे, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस इसकी ये है बच्चों, सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं या डायमेंशन लेस जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। इट डज नॉट गिव्स us any information about the dimensionless constants and dimensionless variables। फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो किसी हमारा फिजिकल रिलेशन अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं हमको देता। अगर जैसे MLT को छोड़ करके कोई और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई डिपेंड कर रही है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। नंबर 2 आ गया। नंबर 3 आ गया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास हैं उनके बारे में जो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा, ये एप्लीकेबल नहीं है उस पर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटीज में हैं तो उसके बारे में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें ये नहीं देगा हमें कि हाँ हमारे पास कोई डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये क्या है कि अगर एक साइड पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उसको उसके ऊपर में ये एप्लीकेबल नहीं रहता। जैसे s = ut + 1/2 at स्क्वायर है, अब ऐसी वाली कोई टर्म हमारे पास हो जाए तो उसमें हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट उसको नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट डज नॉट गिव्स अस एनी इंफॉर्मेशन विदाउट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। अगर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है उसके बारे में जो हमें कुछ नहीं बताएगा। इसलिए सो These are the some of the limitations of the dimensional analysis जो हमारे दिमाग में आई, जो हमारे माइंड में आ गई, वो हमने आपको बता दी हैं। एंड आई होप विद दिस चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन बीच में क्वेरी है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप ज़रूर डालिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।